हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी की बबीता मैम आप सभी के लिए हिंदी प्रेजेंटेशन लेकर आई हूँ। बैरकपुर सीनेट पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी कक्षा 10 के विषय हिंदी साहित्य संचयन पुस्तक के कविता खंड का अध्ययन करेंगे। शीर्षक का नाम है नीड़ का निर्माण फिर और इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। आज हम सभी इस कविता के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें कविता के शब्दार्थ एवं पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या होंगे। पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। कविता की पहली पंक्तियां हैं। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। पंक्तियों के कठिन शब्दों के अर्थ। नीड़ का अर्थ है घोंसला, नेह का अर्थ है प्रेम प्यार, आह्वान का अर्थ है आमंत्रण, निशा का अर्थ है रात, उत्पात का अर्थ है विपत्ति सूचक आकस्मिक घटना, भीत का अर्थ है भयभीत, प्राची का अर्थ है पूर्व दिशा और मोहिनी का अर्थ है सुंदर। पंक्तियों के प्रसंग है। इस पद्यांश में कविवर बच्चन जी चिड़िया के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जीवन में समस्याएं तो आती रहती है, किंतु व्यक्ति को उनसे घबराकर निराश नहीं हो जाना चाहिए। पंक्तियों की व्याख्या है। कविवर हरिवंश राय बच्चन जी चिड़िया के माध्यम से व्यक्ति को बताना चाहते हैं कि व्यक्ति रूपी चिड़िया को सदैव अपने जीवन रूपी घोंसले के नव निर्माण में लगे रहना चाहिए। उसे कभी भी अपने जीवन से प्रेम प्यार को अलग नहीं कर देना चाहिए, बल्कि किन्हीं कारणों और मतभेदों से यदि कटुता पैदा होती ही है तो उसे बार बार कटुता को मिटाकर स्नेह की स्थापना करनी चाहिए। कभी कभी जीवन रूपी आकाश में अचानक ही निराशा का घनघोर अंधेरा छा जाता है। विभिन्न समस्याओं रूपी धूल से धुंधलाए निराशा के बादल पृथ्वी को इस भांति बुरी तरह घेर लेते हैं कि दिन में ही रात हो जाती है। निराशा, भय और आकांक्षाओं भरी उस काली रात में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब फिर से परिस्थिति सामान्य नहीं होगी और निराशा के इन बादलों के बीच कभी आशाओं का सवेरा नहीं होगा। व्यक्ति जीवन में आई इन समस्याओं के उपद्रव रूपी दुष्परिणामों को सोच कर मन ही मन डरता रहता है। उसे अपने चारों ओर भय का ही वातावरण नजर आता है। कविवर बच्चन जी कहते हैं कि इन सब के बीच व्यक्ति यह भूल जाता है कि प्रत्येक रात के बाद पूरब दिशा में उषा अपनी मनमोहक मुस्कान बिखेरती अवश्य आती है और यह क्रम निरंतर चलता रहेगा। अतः हे व्यक्ति रूपी पक्षी, तू अपने जीवन रूपी नीड़ के निर्माण में बार बार लगे रहो और उसमें बार बार स्नेह का रस घोलते रहो। प्रस्तुत अवतरण में रात दुख एवं विषाद का तथा दिन सुखात्मकता का प्रतीक है। रात भयावनी होती है और उसमें मनुष्य अपने को असुरक्षित अनुभव करता है। दिन मानव जीवन में खुशियाँ लेकर आता है। इसमें वह निर्मल होकर अपना कार्य करता है।
कवि अपनी पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु के पश्चात गहन निराशा में डूब जाता है। उसके जीवन में दिन भी रात की तरह काला हो गया। उसे यानी कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब उसके जीवन में सवेरा नहीं आएगा, अर्थात उसके जीवन में सुख का आगमन नहीं होगा। कविता की अगली पंक्तियां हैं। बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जब की कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छुपा था, जो गगन पर चढ़ा उठाता गर्व से निज वक्ष फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। पंक्तियों के कठिन शब्द के अर्थ है। भीम कायावान भूधर का अर्थ है विशाल आकार, पहाड़ आकार वाले पहाड़। विटप का अर्थ है पेड़। विनिर्मित का अर्थ है बने हुए। विहंगम का अर्थ है पक्षी और निज वक्ष का अर्थ है अपनी छाती। पंक्तियों के प्रसंग है। इस पद्यांश में कविवर बच्चन जी यह प्रेरणा देते हैं कि भले ही मुसीबतों और संकटों के झोंके चाहे कितना ही विनाश मचा दे, किंतु व्यक्ति को निराश होकर जीवन में हार मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए। पंक्तियों की व्याख्या है। कविवर बच्चन जी कहते हैं कि हे व्यक्ति रूपी पक्षी, जीवन में मुसीबतों और संकटों के झोंके आकर चाहे कितना ही विनाश मचाए, चाहे आशाओं के विशाल आकार वाले पहाड़ जड़ से उखड़कर अस्त व्यस्त हो पृथ्वी पर बिखर जाए, चाहे तुम्हारे विश्वासों के बड़े बड़े पेड़ टूट जाए, मगर तुम्हें घबराना नहीं है। तुम तो जानते हो कि आशाओं का एक एक दिन का जोड़कर बनाए गए इस जीवन रूपी घोंसले को न जाने कितनी आंधी तूफानों को झेलना पड़ता है। कविवर बच्चन जी आपदाग्रस्त मनुष्य द्वारा उसके साहस और आशा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुसीबतों के भूचाल में एक पत्थर रूपी विश्वासों के महल डगमगा रहे थे। तब से आशा के पंछी तो किस कोने में छिपा पड़ा था। तुझे तो मुझे अपने पंखों पर बैठाकर सफलता के आकाश के ऊंचे और ऊंचे उठना चाहिए था और फिर उस सफलता पर बार बार अपने सीने को गर्व से उठाना चाहिए था। चल, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। तुझे फिर से जीवन रूपी नीड़ के निर्माण में लग जाना चाहिए और अपने प्रेम प्यार का आह्वान करना चाहिए। प्रस्तुत अवतरण में कवि कहता है कि दुख से मुसीबतों का ऐसा झोंका उसके जीवन में आया कि उसके विश्वासों के बड़े बड़े पेड़ धाराशायी हो गए, फिर भी वह निराश नहीं हुआ। अतः मनुष्य को दुख के समय घबराना नहीं चाहिए। वह कहता है कि आशाओं का एक एक तिनका जोड़कर बनाए गए इस जीवन रूपी घोंसले को न जाने कितने आंधी तूफानों को झेलना पड़ता है, फिर भी आशा का परित्याग नहीं करना चाहिए। धैर्यपूर्वक पुनर्निर्माण में संलग्न रहना चाहिए। कविता की अगली पंक्तियां हैं। क्रुद्ध नभ के वज्रदंतो
में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जनमय गगन के खग कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। पंक्तियों के कठिन शब्दों के अर्थ है। वज्रदंतों का अर्थ है कठोर दांतों। आग खग का अर्थ है पक्षी। 49 का अर्थ है 50 से एक कम संख्या। प्रलय का अर्थ है महाविनाश। निस्तब्धता का अर्थ है शांति, सूनापन। पंक्तियों के प्रसंग है। इस पद्यांश में कविवर बच्चन जी पक्षी के माध्यम से मनुष्य को यह सांत्वना देकर निर्माण में जुट जाने का आह्वान किया है कि हर प्रलय के बाद नई सृष्टि की रचना अवश्य होती है। पंक्तियों की व्याख्या है। कविवर बच्चन आशाओं की किरण जगाकर मनुष्य को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि समस्याओं रूपी आकाश के कठोर दांतों के बीच से ही आशा रूपी उषा मुस्कुराती हुई आती है और पक्षियों के समूहों के गीत गाते स्वरों में अपनी सफलता की ऐसी भयंकर गर्जना करती है कि पूरा आकाश उसके गर्जन से भर उठता है। पवन 49 का तात्पर्य है तीव्र गति से चलती हुई हवाएं। हमारे पुराणों में वेदों की चर्चा की गई है, जिसमें वेदों की संख्या 4 बताई गई है। उसी 4 वेदों में एक ऋग्वेद भी है और इसी ऋग्वेद में वायु देवताओं की संख्या 49 बताई गई है। अतः वायु 49 तरह के होते हैं। इस शब्द का प्रयोग कर कवि कहना चाहता है कि चोंच में तिनका लेकर ऊपर उड़ान भरती हुई चिड़िया इन पवनों को नीचा दिखा रही है। प्रस्तुत अवतरण में कवि कहना चाहता है कि आशा की किरण कभी भी मत छोड़ना। वह कहते हैं कि समस्या रूपी आकाश के कणों दांतों के बीच से ही आशा की किरण दिखाई देती है और पक्षी समूह गीत गाते स्वरों में अपनी सफलता का ऐसी भयंकर गर्जना करता है कि सारा आकाश उसके गर्जन से भर उठता है। कवि कहता है कि जिस प्रकार एक चिड़िया अपने चोंच में एक तिनका लेकर ऊपर उड़ान भरती हुई 49 पवनों को नीचा दिखा रही है, उसी तरह हे मानव, तुम भी कठिनाइयों और बाधाओं को चीरते हुए ऊपर उठकर निर्माण के कार्य में संलग्न हो जाओ। आशा का विहंगम वाक्यांश का प्रयोग कवि ने मनुष्य की आशा के लिए किया है। निराशा भरे वातावरण में भी आशा किसी कोने में छिपी रहती है, जो दुख के कम होने पर मनुष्य को पुनः काम करने के लिए उत्साह प्रदान करती है। प्रस्तुत अवतरण में कवि कहता है कि हे आशा के पक्षी, बोलो अर्थात बताओ कि विध्वंस की बेला में तू कहाँ छिपा था। तुझे तो मुझे अपने पंखों पर बैठाकर सफलता के आकाश में ऊंचे और ऊंचे उठाना चाहिए था। तुझे इस सफलता पर बार बार अपने सीने को गर्व से उठाना चाहिए था। कविवर बच्चन जी पक्षी के माध्यम से मानव मात्र को यह सांत्वना देकर निर्माण में जुट जाने का आह्वान किया है कि हर प्रलय के बाद
नई सृष्टि की रचना अवश्य होती है। बच्चन जी मानव मात्र को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि नाश के दुख से कभी भी निर्माण का सुख दबता नहीं है, क्योंकि प्रलय के महाविनाश के बाद छाए सूनेपन से ही नव निर्माण का नया गीत बार बार फूट पड़ता है। इसलिए यह मनुष्य रूपी पक्षी तो बार बार अर्थात निरंतर नव निर्माण में लगे रहो और अपने जीवन से प्रेम प्यार को कभी दूर मत होने दो। इस प्रकार इस कविता के दूसरे भाग का यहीं आज समापन होता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।